ओके, तो वी विल कंटिन्यू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट क्लास तक हमने समझा था व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और ऑब्जर्वेशंस क्या थे वहां पे। उन सारे ऑब्जर्वेशन को अब अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हमें अभी जो प्रेजेंट थ्योरी पता है, हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था, तो वहां पे हमने लाइट को वेव मान के चीजें समझाई थी। किस तरह की वेव? हाइगन ने तो बोला था कि लाइट है ना एक मैकेनिकल वेव होती है, पर हमें बाद में समझ में आ गया कि उस समय मैकेनिकल वेव भी पता थी, तो उसने मैकेनिकल बोल दिया हाइगन ने। पर अब हमें पता है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी प्रोपोगेट होती है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, उसे हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू वेव वेलोसिटी। तो बेसिकली ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इसमें ये हमें बता रहा है कि इंटेंसिटी वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। ये जो ई नॉट है, दिस वाज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईएम वेव। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, दोनों ही ऑसिलेट करती है। तो दोनों को मैं ऑसिलेट करते हुए दिखा सकता हूं। अगर मैं ईएम वेव का आपको वापस डायग्राम बताऊं, तो ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर ऑसिलेटिंग विथ म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। सपोज ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अगर मैंने ई नॉट कहा है, वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होती है करस्पॉन्डिंग, बट उसकी डायरेक्शन अलग होती है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कह सकते हैं अपन वी नॉट है, ठीक है। और वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के दोनों परपेंडिकुलर होती है। ईएम वेव एक ट्रांसवर्स वेव है ना। तो यहाँ पे वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस होते हैं ई एंड बी फील्ड के। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है ई नॉट, या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बी नॉट, इन दोनों के टर्म्स में हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं। एंड दैट इंटेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, या इसको बी नॉट के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, क्योंकि ई नॉट और बी नॉट में एक रिलेशन होता है कि ई नॉट बाय बी नॉट वेव वेलोसिटी दे देता है आपको। वेव वेलोसिटी इज आल्सो रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आप इजीली अब इस इंटेंसिटी को और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए, तो ये सब हमने पढ़ा था। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम, यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी फ्लो करके जा रही है पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी हमें बता देता है एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया, इसमें कहीं कोई फ्रीक्वेंसी का रिलेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे वेव स्पीड का रिलेशन है, बट वेव स्पीड एक तरह से मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। इट इज नॉट रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। सो देयर इज नो टर्म हियर which relates with frequency in intensity, but there is term of amplitude. So if we increase the intensity of wave, we are actually increasing its amplitude. We are not changing frequency. If we are not changing frequency, तो हम अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड ही बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब जरा हमारा ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। हमने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। जैसे ही लाइट फॉल होती है वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो आपका कैथोड का मटेरियल है, उसमें लाइट फॉल कर रही थी, उस पर लाइट आ रही थी, और लाइट की एनर्जी एक्वायर करके अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना बाहर आते थे। तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आया जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, लाइट की एनर्जी से बाहर आता है ये आने में कोई टाइम नहीं लेता है। जैसे ही लाइट फॉल होती है वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं, वैसे हमें सर्किट में करंट दिखता था। तो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, ये हमने पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। अब अगर हम वेव थ्योरी से सोचे, वर्क फंक्शन के बराबर जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, वो बाहर नहीं आ सकता। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए जो उसे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज डेजिग्नेटेड एज वर्क फंक्शन। उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब ये जो लाइट फॉल हो रही है तो पूरे एरिया पे फॉल कर रही है। इसकी इंटेंसिटी अगर मुझे आई पता है, तो मैं एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है वो लिख सकता हूँ, है ना। और मुझे अगर ए एरिया मालूम है, सपोज मैं एक एटम की बात करूं, एटम में से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, लेट अज्यूम दैट लेट एरिया ऑफ ईच एटम, एटम तो 3 डायमेंशन होगा, उसका एरिया का मतलब क्या,
तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, जो लाइट रिसीव कर रहा है वो वाला एरिया, वो अपन कुछ मान लेते हैं ए, वो अपन ए मान लेते हैं। तो उस एरिया पे कितनी एनर्जी मिलेगी इन अ टाइम? तो एनर्जी जो रिसीव होगी उस एरिया पे किसी टाइम में, वो क्या लिख सकते हैं अपन? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। भाई इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। या यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में आने वाली एनर्जी है, उसमें एरिया मल्टीप्लाई करा और टाइम मल्टीप्लाई करा तो टोटल एनर्जी क्या फॉल हो रही है वो लिख सकते हैं अपन, है ना? इस तरह से लिख सकते हैं। और ये एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। एक एटम को जो एनर्जी मिल रही है वो वर्क फंक्शन के जब तक बराबर नहीं हो कि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, तो इसे मैं वर्क फंक्शन के बराबर लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, टाइम वर्क फंक्शन अपॉन आई हो जाएगा। फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट, फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। एनर्जी शुड इक्वल टू वर्क फंक्शन, और वो आई है अगर टी लिख दो तो जो टाइम लगेगा उसे बाहर आने में वो लिखा जा सकता है पाई अपॉन आई है। ये एक्सप्रेशन ऐसा बता रहा है कि देयर विल बी सम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम एटम। एटम या पूरे क्लस्टर को देखे अपन, पूरे सिस्टम को देखे, पूरे कैथोड को देखे, तो उसके पूरे एरिया पे लाइट गिर रही है और लाइट गिरेगी और लाइट की इंटेंसिटी अगर बहुत कम हुई तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में। यहां से हमें समझ में आ रहा है देयर इज विल बी सम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। ऐसा आ रहा है समझ में? बताइए यहाँ पे। सर ये एनर्जी का वापस बता दीजिए। एनर्जी का कौन सा वाला पॉइंट बेटा? ये आई वर्क फंक्शन के बराबर। अच्छा देखिए, किसी एरिया ए पर जो एनर्जी फॉल होगी वो क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। ये समझ में आया क्या? यस सर, ये आ गया। है ना? और इलेक्ट्रॉन किसी एरिया, एक एटम का एरिया मैंने ए मान लिया, तो एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए भले वो सिस्टम में है उसे वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए। यस सर। तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लगेगी उसे बाहर आने के लिए, और वो एनर्जी को लिख सकता हूँ IAT। तो टाइम में आ गया मेरे पास ही, मतलब इतना टाइम वेट करना पड़ेगा लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए। समझ में आया पॉइंट? ये यस सर, आ गया है ना? पर हमने क्या लिखा था? हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था सर। स्टार्टिंग वाला पॉइंट समझ नहीं आया सर। आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा? स्टार्टिंग आई इज इक्वल टू 1/2। ये तो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव होती ना, ये समझाया तो, ये तो बताया आपको। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। ये इंटेंसिटी ऑफ ईएम का फॉर्मूला होता है, ये आपको मैंने ईएम वेव में मतलब ऑप्टिक्स के समय बताया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है? सर ऊपर हेडिंग क्या है सर? हेडिंग क्या है? अपन क्लास में लेट आए क्या? हम ये क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे थे, अब उन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर मुझे क्या क्या पता था ये बताया पहले, और फिर मैं ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। yes. चलो, तो हमने ये समझा अभी कि देयर विल बी सम टाइम रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। और हमने ऑब्जर्वेशन पहले ही क्या लिखा था? अगर आप ऑब्जर्वेशन याद रखें तो वहां पे पहले ऑब्जर्वेशन था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एज सून एज लाइट फॉल होती है कैथोड पे वैसे ही फोटो करंट दिखता है आपको ट्यूब में। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ठीक है। और यहां हम ये देख रहे हैं कि देयर विल बी सम टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ टाइम लैग होगा, तो एक टाइम लैग सिग्निफिकेंट हो जाएगा अगर इंटेंसिटी बहुत कम ले लो। बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ये, और असली में हमने देखा कि कोई टाइम लगता ही नहीं। तो कुछ दिक्कत समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे देयर इज सम कॉन्ट्रडिक्शन, समझ में आ रहा है? द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एक्सप्लेनेबल बाय दिस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यस सर। ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे लाइट गिरती है वैसे इलेक्ट्रॉन आता है बाहर, वैसे हमें करंट दिख जाता है, पर हमें ऐसा वेव थ्योरी से नहीं लग रहा। तो आप सोच सकते हो कि वो ऑब्जर्वेशन कैसे एक्सप्लेन करे।
वेव थ्योरी से कुछ तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या भाई? इंटेंसिटी ना हो, मतलब क्या कहा आपने? मतलब फॉर्मूले में इंटेंसिटी ना हो, क्या फॉर्मूले में इंटेंसिटी ना हो? ये टी का आया ना। ये टी का फॉर्मूला नहीं है, मतलब हमने तो टाइम निकाला है, मतलब आप हर चीज एक फॉर्मूला जैसा मत सोचा करो। ये मैंने क्या करा है इसको समझो आप। मैंने क्या करा है कि एक एटम को कितनी एनर्जी चाहिए ताकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो कम से कम पाई की एनर्जी चाहिए, पाई वर्क फंक्शन। यस सर। तो वो एनर्जी एक्वायर होने में कुछ टाइम लगेगा, टाइम नीडेड सो दैट एटम इज एक्वायरिंग एनर्जी ऑफ पाई, वो निकाला है मैंने, समझे? यस सर। तो इधर ये बताया आपको मैंने कि एक सिस्टम जो अपना कैथोड है उस पर लाइट गिर रही है और लाइट गिरने से यहाँ के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसके लिए इतना टाइम रुकना पड़ेगा आपको। ये समझ में आ रहा है? और प्रैक्टिकली हमने देखा था कि कोई टाइम लगता ही नहीं है, जैसे लाइट गिरती है वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो देयर इज डेफिनेटली सम रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस थ्योरी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। इसमें वेव थ्योरी गलत नहीं है ना, गलत कुछ और चीज है यहाँ पे, ठीक है? हमारी थ्योरी में कुछ गलती नहीं है ना, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने जो आपको थ्योरी में पॉइंट बताया वो सही है, पर कुछ और दिक्कत है यहाँ पे। चलिए आगे। फिर हमने ऑब्जर्वेशन करा था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट आए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। देखा था क्या ऑब्जर्वेशन हमने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, बिल्कुल सही, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। देयर वाज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आफ्टर विच, ओनली आफ्टर विच, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है तभी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता था। हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ऐसा क्या एक्सप्लेन करें कि वो कॉन्सेप्ट, वो जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन हो जाए, बोलो। लाइट की वेव थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी से ऐसा क्या रिलेशन है यहाँ पे, ऐसा क्यों रिलेशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, कि फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट है, लाइट की एक फ्रीक्वेंसी की लिमिट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इफेक्ट होगा, कम है तो नहीं होगा, ऐसा क्यों? क्या हम किसी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? ट्राई टू एक्सप्लेन। आंसर इज नो, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो इंटेंसिटी है उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं है। इंटेंसिटी यहाँ पर एनर्जी का फ्लो होना बताती है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता। लाइट की फ्रीक्वेंसी आप बदल लो, उससे इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी के फॉर्मूले में कोई रिलेशन ही नहीं फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन होना ही नहीं चाहिए था, पर वहां फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ रहा है। और उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी रिलेट करा था हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ एडजस्ट हो रहा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आता है, फ्रीक्वेंसी कम करो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होता है। तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चे उस समय लाइट की। पहले तो न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी कार्पस्कुलर थ्योरी, उसे लोग सही मानते थे। फिर हाइगन की थ्योरी जो आई थी, वो यूज करी हमने यंग एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया जिसको समझाने के लिए न्यूटन थ्योरी फेल हो गई और हाइगन की थ्योरी मानी, उसमें करेक्शन कर लिया, उसको ईएम वेव मान लिया अपन ने। अब हम ये मान चुके थे लाइट वेव है, और फिर ये एक्सपेरिमेंट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके रिजल्ट समझा ही नहीं पा रहे थे अपन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो जितने साइंटिस्ट लोग थे सब उस समय ना बहुत टेंशन में थे, मतलब कि ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ चीज हो रही है जो हम अभी तक की समझ से हम समझा ही नहीं पा रहे। आ रही बात समझ में आपको? यस सर। है ना? सो ये जो सारी प्रॉब्लम थी इन्हें सबको दूर कर दिया आइंस्टाइन ने, इन्हें दूर कर दिया आइंस्टाइन ने। ही प्रपोज्ड अ न्यू थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने क्या करा, मैक्सवेल की एक थ्योरी थी जिससे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा सकते थे। मैक्सवेल्स की एक थ्योरी थी टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी शायद 11th में सुना हो आपने, हर Yes, ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर की वजह से कुछ एनर्जी रेडिएट करता है, और ब्लैक बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करती है सबसे अच्छे से करती है, सबसे ज्यादा अच्छे से रेडिएट करती है। तो उनकी जो रेडिएशन की जो इंटेंसिटीज होती है विथ वेवलेंथ कैसे वेरी करती है,
इसका बहुत प्रॉब्लम चल रही थी कि कैसे समझाए, तो उसे मैक्स प्लांक ने समझाया था अच्छे से। वहां समझाने के लिए उन्होंने ना क्वांटम थ्योरी दी थी, उन्होंने कुछ क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने E इक्वल टू एच न्यू ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, E इक्वल टू एच इंटू एफ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था। आइंस्टाइन ने वही कॉन्सेप्ट उठा के लाइट पे लगा दिया और लाइट में वो कॉन्सेप्ट लगा के अच्छे से पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो चलो अब अपन वही स्टार्ट करते, लिखिए फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट। सर ये क्या लिखा है, C इज इक्वल टू 1/, कहाँ पे? सर ये E नॉट बाय B नॉट इक्वल टू C इक्वल टू 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। हाँ, ये दिख नहीं रहा था क्या? इज व्हाट, ये विजिबल नहीं था? ऐसा विजिबल नहीं है सर। अच्छा, ये आ गया 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए। हाँ थैंक यू बिल्कुल सर। सही श्रेयांश। अब हम स्टार्ट करते हैं, लिखिए फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट। फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट आइंस्टाइन ने प्रपोज करी थी, ये फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट। और इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, तो दिख रहा है तो अभी ठीक। इस थ्योरी में उन्होंने ऐसी चीजें समझा दी, जिससे ऐसी चीजें मान ली जिससे हम पूरा अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा पाए। इसके लिए आइंस्टाइन को फिर नोबेल प्राइज भी मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये थ्योरी क्या थी, पहले तो ये समझते अपन। लिखते जाइए, लिखते जाइए। पहला पॉइंट, लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। Light consists of packets of energy called photons. Light consists of packets of energy called photons. Packets of energy called photons. Each photon carries energy with it. Each photon carries energy with it. Where energy is given by h nu or hc by lambda. Where energy is given by h nu और hc by lambda. ये न्यू फ्रीक्वेंसी ही है, मैं इसको न्यू से लिख रहा हूँ अब, और फ्रीक्वेंसी को आप लाइट की स्पीड बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, तो मैंने न्यू को है c बाय लैम्डा लिख दिया है। So each packet has the energy of h nu और hc by lambda. लाइट के एनर्जी का जो पैकेट होता है, उस पैकेट में एनर्जी कितनी होती है, h nu होती है या hc by lambda होती है। They also carry momentum. इनका मोमेंटम भी होता है, फोटोन मोमेंटम भी कैरी करते हैं। The momentum of photon is given by h by lambda. The momentum of photon is given by h by lambda. The momentum carried by photon is given by h by lambda. So अब बड़ा चीज क्या फर्क आ गया यहाँ पे, फर्क क्या आ गया कि लाइट जब वेव नेचर अपन देखते हैं तो वो एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। वेव में हर पॉइंट पे, हर पोजीशन पे, हर टाइम पे कुछ एनर्जी है और वो एनर्जी धीरे धीरे फ्लो कर रही है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एनर्जी एक लोकेशन पे कन्फाइंड है, पूरी जगह पर, सब जगह फैली हुई है वेव्स में। पर अब फोटॉन थ्योरी में क्या हो गया कि नहीं, हमारे पास कुछ पैकेट है एनर्जी के, इसमें एनर्जी है, फिर इसमें एनर्जी है, फिर इसमें एनर्जी है, और ये पैकेट ऑफ एनर्जी चल रहे हैं। ये पैकेट ऑफ एनर्जी अपने साथ पूरी एनर्जी को कैरी करके ले जा रहे हैं, और हर पैकेट में कितनी एनर्जी जा रही है, एच न्यू। तो यहाँ पे एनर्जी पैकेट्स एक बंडल के फॉर्म में, दीज आर नॉट कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन द स्पेस। वो एक फोटोन के पास पूरी इकट्ठा है, एक फोटोन अपने साथ इतनी एनर्जी लेके मूव कर रहा है। आ रही बात समझ में? These are kind of particles.
फोटॉन्स आर काइंड ऑफ पार्टिकल्स। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास कोई पार्टिकल जैसे है और लाइट ट्रेवल करती है, तो ये पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं। दिस पार्टिकल्स आर कैरिंग एनर्जी, वो एनर्जी लेके जा रहे हैं। कितनी एनर्जी लेके जा रहे हैं? h न्यू एनर्जी लेके जा रहे हैं। एंड उनके अंदर मोमेंटम भी है। कितना मोमेंटम है? h बाय लैम्डा मोमेंटम है। लैम्डा क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट हम वेव मान के उसकी वेवलेंथ डिसाइड कर चुके हैं। वेवलेंथ उसकी प्रॉपर्टी कुछ होती है, हम देख चुके हैं। वही प्रॉपर्टी को यूज करा है हमने और इस पार्टिकल के लिए उसकी मोमेंटम या एनर्जी की वैल्यू लिखी है। तो एच बाय लैम्डा भी लिख सकते हो एनर्जी को, उधर मोमेंटम को h बाय लैम्डा भी लिख सकते हो। चलो ये क्लियर हो रहा है? क्या लाइन लिखी अपन ने यहाँ पे? यस, ओके। अब कई बच्चों का ये डाउट आता है कि लाइट को जब मैं पार्टिकल मान रहा हूं, उसको वेव नहीं मान रहा हूं, तो यहाँ वेवलेंथ का मतलब क्या है? सो वेवलेंथ का मीनिंग यहाँ पर है ना, वो नहीं है जो क्लासिकल फिजिक्स में आपने वेव थ्योरी में समझा है। वेव थ्योरी के हिसाब से वेवलेंथ का मतलब अलग होता है। यहाँ वेवलेंथ एक जस्ट एक नाम है, उसका मतलब वो नहीं रह गया जो आप पार्टिकल जो आपने वेव के लिए लिखा था। अब यहाँ पे वेवलेंथ एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विथ लाइट, एंड दैट प्रॉपर्टी इज हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट मोमेंटम ऑफ द फोटॉन और एनर्जी ऑफ द फोटॉन। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इमेजिन करना है आपको, तो आप लाइट को वेव मान के इमेजिन कर सकते हो, पर फोटॉन मान के वो इमेजिन नहीं कर पाते आप। फोटॉन की वेवलेंथ क्या होगी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इमेजिन करना, बिकॉज वेवलेंथ इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद वेव्स। समझ में आ रही बात? ये यहां पर आप वेवलेंथ को पार्टिकल के लिए इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचना कि वो पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसा मत सोच लेना, है ना। पार्टिकल एक पूरा है, उसके वो मूव कर रहा है, उसमें कुछ एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय h बाय लैम्डा। क्लियर? चलिए, अब ये जो फोटॉन्स होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो एक तो अपन ने ऊपर लिखा है एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है। अच्छा, ये h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.63 10⁻⁴ जूल सेकेंड। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ये सब तो आप शायद जानते ही है। एम आई राइट? c फ्रीक्वेंसी, सर लैम्डा। वैल्यू बता दीजिए, वैल्यू सर। h की वैल्यू 6.63 10⁻⁴ जूल सेकेंड, एंड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वो ऑफ कोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट होती है। फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ होती है, यस सर, है ना? 300 हाँ, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग हो सकती है। अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आती है। जैसे विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज होती है करीब करीब 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके सर। सर जो हाँ सी की वैल्यू है वो 3 × 10⁸, हाँ, मतलब लगभग। उसके हाँ, ये लगभग तो सर उसके 2.99 समथिंग होती है, तो उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ले सकते हो। सर कोई यूनिट? मीटर पर सेकंड, ऐसा ही स्पीड है वो। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इट इज नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली 2.99 कुछ नंबर आता है, तो रफली आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले सकते हो। इट इज स्पीड ऑफ लाइट। चलिए, अभी फोटॉन थ्योरी पे अपन आगे बढ़ते हैं, फोटॉन्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोटॉन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। दे आर चार्जलेस, उनका कोई चार्ज नहीं है। दे आर चार्जलेस, मासलेस, उनका कोई मास भी नहीं होता है। दे आर चार्जलेस, मासलेस, उनका कोई मास नहीं होता है। ठीक है, फिर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट भी नहीं होंगे। तो अगला पॉइंट, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। they are not affected by electric or magnetic field because they are chargeless। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उनको अफेक्ट नहीं करती। अब ये मासलेस, कौन सा मास नहीं है इनमें? तो देयर रेस्ट मास इज 0।
रेस्ट मास। अभी रेस्ट मास क्या होता है? रेस्ट मास मतलब कि कोई भी पार्टिकल जिस रखा हुआ है, इट इज एट रेस्ट, तब उसका मास क्या है, तो उसे बोलते हैं उसका रेस्ट मास। अब ये अलग से क्यों डिफाइन करा? मतलब पार्टिकल मोशन करता है तो मास बदलता है क्या? तो यस, न्यूटन्स रिलेटिविटी की थ्योरी से व्हेन अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग, तो उसका कुछ मास होता है चेंज, एंड दैट चेंज द मास, उसको इफेक्टिव मास भी बोल सकते हैं अपन, या रिलेटिविस्टिक मास भी बोल सकते हैं, वो हो जाएगा उसका रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये न्यूटन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है कॉन्सेप्ट। न्यूटन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पार्टिकल्स के मास जो होते हैं वो बदलते हैं विद स्पीड, पार्टिकल की स्पीड के साथ उनके मास बदलते हैं, और उनके मास की वैल्यू ये हो जाती है। अब ये जो m यहाँ होता था इसे बोलते थे रेस्ट मास, मतलब पार्टिकल जब रेस्ट पर है तो मास क्या है, और v स्पीड से चल रहा हो तो उसका मास ये आ जाता है m स्टार। यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट ही है। तो बाय न्यूटन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी masses of particle changes with their speed। सर ज्यादा चेंज नहीं आता। हाँ, ज्यादा चेंज नहीं आता ऑफ कोर्स, यस बिकॉज ये सर, सी, यस सर, सी हाँ डिवाइड सी बहुत करते बड़ा होता है, बिल्कुल सही है ना। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है रेस्ट मास का। ये जो m है ऊपर, इसे कहा गया रेस्ट मास, और ये रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। पर ध्यान से सुनिए, पर फोटोन क्योंकि मोमेंटम लेके जा रहे, दे हैव मोमेंटम एंड दे आर ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट विच इज c। तो आप उनको ऐसा मान सकते हो ना कि पार्टिकल है तो मोमेंटम, आप अगर पार्टिकल का मोमेंटम लिखोगे तो मास इनटू स्पीड लिखोगे, यस मास सर इनटू एमजी। वेलोसिटी लिखोगे, और वेलोसिटी इनकी कितनी c, मोमेंटम को आप लिखोगे मास इनटू यस वेलोसिटी, सर। वेलोसिटी कितनी c, और आपको मोमेंटम पता है, तो मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी करो तो आपको मास मिलेगा एक, है ना। यस सर। ठीक है, वो जो मास आता है ना उसे बोलते हैं डायनामिक मास। डायनामिक मास वो आता है जो मोमेंटम है विच इज h बाय लैम्डा बाय स्पीड विच इज c, तो ये हो गया h बाय लैम्डा c। व्हाट इज दिस डायनामिक मास? अगर फोटोन को आप पार्टिकल जैसा मान लो और उसका मोमेंटम लिखो मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी, तो मोमेंटम h बाय लैम्डा हो सकता है मास इनटू स्पीड, या मोमेंटम बाय स्पीड लिखोगे मास, मोमेंटम अपॉन स्पीड लिख दोगे उसका मास, और ये कौन सा मास है? इसे कहा जाता है डायनामिक मास। इसका कोई ऐसा रोल नहीं है, बस एक डेफिनेशन जैसा याद रखना इसे, आपको कहीं इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि डायनेमिक मास बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी होती है फोटोन की, है ना, ये जैसे ठीक है, डायनेमिक मास एक वर्ड होता है, उसको याद सर। रखना। डायनेमिक मास है क्या? हाँ, ये है अच्छा क्या? क्वेश्चन है, डायनेमिक मास है क्या? अभी वही बताया मैंने क्या है। अगर आप ऐसा मान लो कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, सो h बाय लैम्डा बाय वेलोसिटी शुड गिव यू मास। दैट मास जो इस तरीके से मानने से आएगा उसे बोलते हैं डायनेमिक मास, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट बस यही है कि अगर आप पार्टिकल जैसा मान के लिखने की कोशिश करो कि मास क्या आ रहा है, तो मोमेंटम बाय स्पीड करके मास आएगा, इसे अलग नाम दिया, इसे डायनेमिक मास बोल दिया, समझे। तो डायनेमिक मास मतलब वो मास जो मोमेंटम अपॉन स्पीड या वेलोसिटी से आएगा, उसे डायनेमिक मास बोलते हैं। क्लियर? क्लियर सर। ओके बच्चों, चलिए फिर अगला पॉइंट। इनका रेस्ट मास 0 था, बट देयर वाज सम डायनेमिक मास। अच्छा, ये चार्जलेस थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं हुए, पर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड से अफेक्ट होते हैं, बट दे आर अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, दे आर अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, दे आर अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। इसके लिए मुझे आप ये समझ पाओ ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी से अफेक्ट कैसे होते हैं, इसके लिए आपको मुझे कुछ बताना पड़ेगा। आपने कभी ब्लैक होल वर्ड सुना है? ब्लैक होल? यस सर, सुना है सर, सुना है। सुना है। व्हाट इज दिस ब्लैक होल? क्या होता है ब्लैक होल? व्हाट इज दिस ब्लैक होल? बताइए, व्हाट इज दिस ब्लैक होल? व्हाट इज दिस ब्लैक होल? सर यहाँ ग्रेविटी सर बहुत स्ट्रांग होती है सर। बिल्कुल सही। तो ब्लैक होल क्यों बोलते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं बोल दिया कि इट इज समथिंग जहां ग्रेविटी स्ट्रांग है? ब्लैक होल शब्द क्यों लगाया? व्हाट इज दिस ब्लैक होल?
ब्लैक होल से लाइट भी पास नहीं हो पाती, वहां इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि लाइट भी उस ग्रेविटी से पास नहीं हो पाती। लाइट के फोटॉन्स उस ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर पाते। उस ग्रेविटी ने फोटोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और वहीं रोक लिया। कोई भी पार्टिकल वहां से जा ही नहीं पा रहा है। वहां पे एस्केप वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई है। जैसे अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी होती है कुछ 11.2 किलोमीटर समथिंग, किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ आती है, किलोमीटर पर सेकंड ऐसा कुछ आती है। यस सर, तो सेकंड वहां, आती है सर। हाँ, वहां जो एस्केप वेलोसिटी ना वो इनफाइनाइट है, कोई भी पार्टिकल वहां से बाहर ही नहीं जा सकता, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है। तो वहां जो अपने फोटॉन से वो भी जा नहीं पा रहे बाहर, इसलिए वो ब्लैक दिखता है अपन को, मतलब वहां से कोई लाइट आते नहीं दिखती है अपन को। उसकी डायरेक्शन में जो लाइट जाएगी वो अब्सॉर्ब कर लेगा। ब्लैक होल से लाइट पास नहीं होती। सो वो ब्लैक होल्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां से लाइट पास नहीं हो रही। मतलब लाइट के फोटॉन्स को इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि वो जाने नहीं दे रही, वो फोटॉन्स अट्रैक्ट होकर वहीं रुक गए। इससे ये समझ में आ रहा है कि फोटॉन्स आर अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी से अफेक्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड इन्हें फोर्स लगा के पुल कर लेती है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के फोर्स से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। ग्रेविटी अफेक्ट्स फोटॉन। पॉइंट समझ रहे? यस, बिल्कुल सही। अब जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी थी ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने ग्रेविटी को भी थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। तो वहां उन्होंने ऐसा बताया था कि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, स्पेस कर्व्ड हो जाता है, स्पेस कर्व हो जाता है। और ग्रेविटी एक्चुअली स्पेस में बदलाव लाती है, और स्पेस के बदलाव की वजह से फोटोन क्योंकि स्पेस में ट्रेवल करता है तो उस स्पेस में से वो निकल ही नहीं पाता है। वहां पे उस स्पेस में इनफाइनाइट एक होल बन गया स्पेस में, उस होल में फिर लाइट जाती है तो बाहर नहीं आ पाती। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है वहां पे ग्रेविटी, ये इस चीज का। चलिए, बाकी इतना डिटेल में हम वहां जाएंगे नहीं, है ना। इंटरेस्टिंग तो लगता है सुनने में, पर अपने कोर्स में नहीं है वो, इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे। So photons are affected by gravity. अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी? तो मैं थोड़ा स्पेस बना रहा हूं, ये पुरानी थ्योरी यहां से हटा रहा हूं। ये इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का बेसिक मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मान लीजिए लाइट इस तरह से कुछ फ्लो कर रही है, लाइट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो हम क्या करते हैं, लाइट के फ्लो के परपेंडिकुलर एक ले लेते हैं प्लेन। लाइट के फ्लो के हम परपेंडिकुलर एक ले लेते हैं प्लेन। लाइट फ्लो के परपेंडिकुलर हम कंसीडर करते हैं प्लेन। प्लेन का एरिया अगर ए है और उस पर जो एनर्जी फॉल हो रही है, जो उस पर एनर्जी आई वो मान लीजिए ई है इन टाइम टी, तो हम कहते हैं इंटेंसिटी इज एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम। इस तरह से डिफाइन करी जाती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है यहाँ पर, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एरिया होता है वो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर होता है। ये एरिया हर किसी डायरेक्शन में नहीं है, ये लाइट की जो डायरेक्शन थी ना फ्लो की उसके परपेंडिकुलर है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एरिया है इस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। जिस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है ना उसके परपेंडिकुलर एरिया लिया गया है वो, ऐसा कोई भी रैंडम एरिया नहीं लिया है वो। ठीक है, चलिए, इस तरह से डिफाइन करी जाती है इंटेंसिटी। क्या है, क्लियर है? क्लियर है। ओके बच्चों, अब अगर लाइट को फोटोन माना जाए तो वहां इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? वेव थ्योरी में इंटेंसिटी तो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको मैंने, वो थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। यहां क्या होगा, यहां क्या होगा? ठीक है, तो वेव थ्योरी में हमने बोला था कि लाइट जब आती है तो बेसिकली फोटोन आते हैं। हर फोटोन कितनी एनर्जी लेके आता है अपने साथ? एक फोटोन की एनर्जी आती है hc बाय लैम्डा या h न्यू या hf भी बोल सकते हो उसे। और बहुत समय देखेंगे तो बहुत सारे फोटोन गिर जाएंगे। मान लेते हैं इन t टाइम
n photons are falling on area, उस एरिया पे n फोटोन गिर रहे हैं। हर फोटोन कितनी एनर्जी लेके लाता है अपने साथ, h न्यू या h बाय लैम्डा। तो टोटल एनर्जी कितनी गिरेगी, n बिल्कुल सही, n इंटू एक फोटोन की एनर्जी विच इज h न्यू। ये एनर्जी गिर रही है, बस ये एनर्जी को यहाँ लिख दो तो इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास। इंटेंसिटी आप अपन बोल देंगे n h न्यू अपॉन एरिया बाय टाइम। n था नंबर ऑफ फोटोन फॉल कर रहे हैं टाइम t में, तो n बाय t हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम। n बाय 2 को बोलेंगे नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम, n बाय t। उसको एरिया से डिवाइड करो और h से डिवाइड करो तो आपको इंटेंसिटी मिल रही है। तो आप अब आप ये देख सकते हो कि इंटेंसिटी का रिलेशन किस किस से है। इंटेंसिटी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से भी आ गया। देखो पहले जो अपनी वेव थ्योरी थी उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन ही नहीं था, अब फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है। दिख रहा है आपको? यस सर। देयर इज सम रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी, है ना? चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो अपन ने जो भी थ्योरी देखी फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, इससे समझाने की कोशिश करेंगे अपनी जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसे, और आइंस्टाइन ने कैसे समझाया ये भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, हाँ बोलिए सर। लास्ट स्टेप सर समझ नहीं आई सर। कौन सी वाली स्टेप? सर ये इंटेंसिटी वाली। यस सर। ये n बाय t को मैंने ये लिख दिया, n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम। हाँ, पर यूनिट टाइम नहीं है, n Per unit फोटोन period। फॉल कर रहे हैं इन t टाइम, यस सर। तो n बाय t क्या होगा? सर नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम। सिंपल, वही लिखा है मैंने वर्ड्स में। ठीक है, यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए नोट करिए ये। और अभी हमने ये सब सीखा है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है। अब हम सब सीखेंगे कि आइंस्टाइन ने कैसे समझाया, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर दिया आइंस्टाइन ने, उस चीज पाएंगे। पहले ये सब नोट करिए जल्दी से आप, अगर ये नोट हो गया तो फिर हटा देता हूं उसे मैं। सब नोट हो गया? यस, नोटेड, ओके, वेरी गुड। सो अब मैं सब हटा रहा हूं और हम देखेंगे कि कैसे आइंस्टाइन ने अच्छे से समझा दिया पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो हटा रहा हूं सब। देखो समझाने के लिए कुछ पोस्टुलेट या कुछ चीजें और भी बताई आइंस्टाइन ने, है ना? तो लिखते चलते हैं अपन। लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखिए when light falls on cathode, when light falls on cathode, actually photons are falling. When light falls on cathode, actually photons are falling on it. Actually photons are falling on it. जब लाइट कैथोड पे फॉल करती है तो उस पे एक्चुअली फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। फोटोन क्या है वो बताया था भी आइंस्टाइन ने, तो उसको वापस से नहीं लिखेंगे अपन, है ना? उस पे फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, some photons may be reflected by surface, some photons may be reflected by surface, some may be absorbed by surface, some may be absorbed by surface। भाई लाइट हर सरफेस पे जब फॉल करती है थोड़ी लाइट एनर्जी उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है और थोड़ी वो सरफेस अब्सॉर्ब भी कर सकती है। तो सम फोटॉन्स आर रिफ्लेक्टेड बाय इट, सम आर अब्सॉर्ब्ड बाय इट। आगे
the photons absorbed may be absorbed by electrons. The photons absorbed may be absorbed by electrons in the metals. By electrons in the metal. जो फोटोन अब्सॉर्ब हो गए वो अंदर के मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भी अब्सॉर्ब करते हैं बेसिकली. सर ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए सर. The photon absorbed may be absorbed by electrons in metal. जो कैथोड की मेटल थी उस पर लाइट गिर रही है, फोटोन गिर रहे हैं, फोटोन अब्सॉर्ब हो रहे हैं और उन अब्सॉर्ब फोटोन बेसिकली इलेक्ट्रॉन भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं. अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इन्हें अब्सॉर्ब कर सकते हैं. अच्छा, थैंक यू सर. ठीक है, चलिए आगे लिखिए आगे. ईच इलेक्ट्रॉन, अगला पॉइंट, ईच इलेक्ट्रॉन में अब्सॉर्ब ओनली वन फोटोन एट अ टाइम. ईच इलेक्ट्रॉन में अब्सॉर्ब ओनली वन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम. एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन अब्सॉर्ब करता है. ईच इलेक्ट्रॉन में बी absorb one photon at a time and it will absorb it completely. It will absorb it completely. It will absorb it completely. और अब्सॉर्ब करेगा तो कैसा अब्सॉर्ब करेगा? पूरा अब्सॉर्ब करेगा. ऐसा नहीं कि पार्शियल अब्सॉर्प्शन करे. ठीक है, पूरा 100% अब्सॉर्ब कर लेगा. पूरे फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसा. ठीक है, each photon can be absorbed by one electron and 100% absorption होगा. ऐसा नहीं होगा कि आधा अधूरा absorption करे. ये क्लियर है क्या पॉइंट सबको? क्लियर है सर. क्लियर है, वेरी गुड. आगे बढ़ते. ओके, नाउ आगे लिखिए. नाउ by gaining energy from photon, by gaining energy from photon, electrons may come out from metal surface. By gaining energy from photons, electrons may come out from metal surface. But for this the energy provided by photon should be greater than or equal to work function. Should be greater than or equal to work function. Should be greater than or equal to work function. डेफिनेटली फोटोन से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन उससे ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, यहां से हमें समझ में आया फोटोन कितनी एनर्जी लेके आता है, एच न्यू, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए. सही बात है क्या? तो यहां से न्यू समझ में आया कि 5/h से ज्यादा होनी चाहिए. और ये जो 5/h है इसी को बोलते हैं अपनी कट ऑफ या थ्रेशोल्ड. फ्रीक्वेंसी, यही अपनी कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जिसे हम लोगों ने ना पहले एफ बोला था तो एफ नॉट लिखा था, अभी न्यू बोल रहा हूं फ्रीक्वेंसी को तो न्यू नॉट बोल दिया. ठीक है, इसी को बोलते हैं अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. समझ में आया कुछ बात? सर फॉर दिस द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय photon must be greater than work function. यस सर, थैंक यू सर. तो एनर्जी गिवन बाय फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तभी वो बाहर आ सकता है. अब एनर्जी कितनी देता है कोई फोटोन? h न्यू देता है, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए. वर्क फंक्शन बाय h कर दो तो न्यू इस टर्म से ज्यादा होना चाहिए 5/h से. जो 5/h का टर्म है इसे बोलते हैं अपन कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और यही अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, व्हाट इज कट ऑफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सही बात है? यस, है ना. तो जो भी फोटोन के पास एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है. वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी नहीं होगी तो मेटल से बाहर ही नहीं आएगा.
तो ये जो वर्क फंक्शन बाय एच का अमाउंट आ गया ना, इसे बोलते हैं अपन कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये वही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हो जा रहा है जो अपन ने ऑब्जर्व करा था। हमने ऑब्जर्वेशन में भी लिखा था ये पॉइंट, ये कि जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज्यादा होती है तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से कम होती है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता। वो पॉइंट एग्जैक्टली एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे आप ये, है ना? बिल्कुल जो ऑब्जर्वेशन था वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है बाय आइंस्टाइन थ्योरी। चलिए आगे। अब ये तो आइंस्टाइन ने वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों आती है वो समझा दिया। अच्छा, वर्क फंक्शन ये डिपेंड करेगा मेटल पे, कौन सी कैथोड की मेटल लिए, इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल पे डिपेंड करेगी। तो ये भी हमको समझ में आ गया। वहां लिखा था हमने कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो कैथोड के मेटल पे डिपेंड करती है। तो क्यों डिपेंड कर रही है वो यहाँ से समझ में आ रहा है। आ रहा तुमने? यस सर। ओके बच्चों, चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, इसी एक सेकंड, इसी एक्सप्रेशन को मैं वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकता हूं। मैं अगर एनर्जी को hc बाय लैम्डा लिखता तो उसके टर्म में भी तो लिख सकता हूँ सारी चीजें। hc बाय लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। यहां से लैम्डा ऊपर ले जाओ, 5 नीचे लाओ, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए hc अपॉन 5। बस इसी hc बाय 5 को अपन बोलते थे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया और उसका एक्सप्रेशन भी आ गया। अब मैंने आपको अगर फाई की वैल्यू दे दी, वर्क फंक्शन की वैल्यू दे दी, तो आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल भी सकते हो कितनी होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ओके बच्चों, वेरी गुड। चलिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्यों था ये समझा अपन ने। अब आगे बढ़ते अब अपन लिखिए नेक्स्ट पॉइंट आगे। इफ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय, ऐसा मत लिखो, रुको, ऐसा मत, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं अपन। इस लाइन को लिखिए, when energy provided by photon, when energy provided by photon is greater than work function, when energy provided by photon is greater than work function, then it's not necessary that electron will come out from metal surface. When the energy provided by photon is greater than work function, then it's not necessary that photon will come, so that electron will come out from metal surface. When the energy provided by photon is greater than work function, then it's not necessary that electron will come out from metal surface. Why? ये एनर्जी जो प्रोवाइड हो रही है वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए बाहर, पर जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में अंदर था वो वहां एनर्जी लेगा और वहां से बाहर आने की टेंडेंसी होगी उसकी, वो बाहर आना चाहेगा। इन डूइंग सो द इलेक्ट्रॉन में सफर मेनी कोलिजन विद इन द मटेरियल, मटेरियल के अंदर कई कोलिजन हो सकते हैं उसके। जो मटेरियल की हमारी इमेजिनेशन है, हमारी पिक्चर है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि बहुत सारे फ्री आयन, जैसा मान लीजिए मटेरियल के अंदर है और बहुत सारे आयन से, पॉजिटिव आयन से, जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूमते रहते हैं। तो ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप किसी सॉलिड मटेरियल को, कंडक्टर्स को, कि उनके अंदर ना फ्री हमारे पास आयन से, सॉलिड आयन से, पॉजिटिव आयन से, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन लगातार अपने थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन करते रहते हैं और इन आयन से और आपस में टकराते भी रहते हैं। और इस पूरे पिक्चर में अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर दी बाहरी वजह से, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जरूरी नहीं कि एकदम से बाहर निकल जाए, वो हो सकता है अंदर बहुत कोलिजन सफर करे फिर बाहर है, बिकॉज इट वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग कोलिजन्स विद इन द मटेरियल। वो मटेरियल के अंदर रैंडम मोशन कर रहा था, उसके सबसे कोलिजन्स वगैरह भी हो रहे थे।
करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद करिए, यही पढ़ा है आपने। तो सर वहां पे भी एनर्जी लूज कर सकता है बिल्कुल सही, कोलिजन्स करने में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, है ना। सर वो फिर तो इतनी एनर्जी देने के बाद भी बाहर ही नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बाहर ना आए, और ऐसा हो सकता है आ जाए। कोलिजन ना करे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोलिजन करा, एनर्जी थोड़ी लूज हुई, इतनी लूज नहीं हुई कि अभी वर्क फंक्शन से कम एनर्जी बची, तो भी बाहर आ सकता है। जब तक उसके बाद फोटोन द्वारा दी गई एनर्जी में से कुछ एनर्जी खर्च कर दी, खत्म हो गई, लूज हो गई, पर बची हुई एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो बाहर आ सकता है, समझे। यस सर। ठीक है, चलो। सो पॉइंट ये समझ में आया हमको कि व्हेन फोटोन प्रोवाइड्स एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन टू द इलेक्ट्रॉन, it's not necessary that that electron will come out from metal surface. Why? Because it may suffer many collisions within the material and it may lose some of the energy, and if the energy is less than work function, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम बची then वो बाहर नहीं आ पाएगा। आ रही सबको बात समझ में, क्लियर है क्या अच्छे से? यस, सब बच्चे मुझे यस रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The electrons coming out from metal surface, the electrons coming out from metal surface may have different energies. The electrons coming out from metal surface may have different energies, may have different energies, and the maximum possible energy of emitted photoelectron, and the maximum possible energy of emitted photoelectron will be energy of photon minus work function, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो फोटॉन्स के टकराकर फोटॉन्स की एनर्जी अब्सॉर्ब कर वो बाहर आ रहे हैं, और उन्हें बाहर आने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो खर्च करना ही पड़ेगी। वो ऐसा समझ सकते हो कि बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन की एनर्जी खर्चना है, ठीक है। तो उतनी एनर्जी तो खर्च कर दी, तो एनर्जी जो फोटोन ने प्रोवाइड करी उसमें से इतना तो खर्चा होगा ही, इतना तो एनर्जी खत्म हो ही जाएगी। जो बची हुई एनर्जी है ये लेके वो बाहर आ सकते हैं, पर अंदर कोलिजन भी सफर कर सकते थे। तो हो सकता है कि जो फोटोन ने एनर्जी दी वो थोड़ी सी कोलिजन में लूज हो गई, फिर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च हुई और बाहर आया। मैक्सिमम एनर्जी से क्या लेके बाहर आ सकता है? जो इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी कोलिजन में लूज करे, अंदर बिना लूज करे एनर्जी, फोटोन ने एनर्जी दी और वो पूरी एनर्जी बाहर लेके आया और बाउंड्री पे वर्क फंक्शन की एनर्जी दे दी और बची हुई एनर्जी लेके बाहर आ गया। तो मैक्सिमम इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और इससे कम से भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात ये, है ना। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो हो सकती है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। सही है क्या ये? इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से बाहर आएंगे तो उन्हें अपन फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके आ सकते हैं? उनमें फोटोन ने जो एनर्जी दी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करी, तो इतनी एनर्जी लेके आ सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, बाहर आएंगे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं वहां पे, उनका सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह थे दूसरे आयंस के, वो बाहर आ गए तो ओवरकम कर गए उससे, तो अब ये जो एनर्जी होगी वो प्योर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। इसे हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं कि ई। तो के ई जो मैक्सिमम हो सकती है इलेक्ट्रॉन की वो आ सकती है एनर्जी ऑफ फोटोन व्हिच मे बी रिटन एज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ऐसा लिख सकते हैं। के ई मैक्स को लिख सकते हैं आप हाफ एम, जो भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैक्सिमम आ सकती है उनका स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। आप चाहो तो फाई को है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लो, फाई को लिख लो एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। तो फाई को एच न्यू नॉट भी लिख सकते हो चाहो तो, या आप एस को एस सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, इधर एस सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड भी लिख सकते हो।
लैम्डा थ्रेशोल्ड या लैम्डा टीएच लिख दिया मैंने उसे। समझ में आ रही है इक्वेशन आपको ये, है ना? और इलेक्ट्रॉन्स की कोई एनर्जी पूछे, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगी, मिनिमम हो सकती है 0 और मैक्सिमम हो सकती है जो लिखी थी के मैक्स। आपने फोटो सेंसिटिव मटेरियल जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक हो सकता है, ऐसे मटेरियल पे आपने लाइट फॉल कराई, लाइट फॉल करी, तो लाइट से यहां से अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले, अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो निकले, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इस रेंज में लाई करेगी। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 0 से लेके के मैक्स के बीच में हो सकती है, वेयर के मैक्स क्या होगा, H₻ - 5। समझ में आ रही इक्वेशन ये? सर ये लैम्डा टीएच क्या है? लैम्डा थ्रेशोल्ड, लैम्डा थ्रेशोल्ड, लैम्डा टीएच मतलब लैम्डा थ्रेशोल्ड। चलिए, ये बहुत काम की इक्वेशन है जिसको मैंने रेड बॉक्स में लिख दिया है, इसे बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। चलो सब चीज देख लीजिए अच्छे से, इफ देयर इज एनी डाउट आप पूछिए। कोई भी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है क्या? नो, चलिए चलिए, अब ये जो इक्वेशन आ गई इसके बेसिस पे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन भी समझा सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन भी समझा सकते हैं। देखो कैसे, अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट जो भी नंबर हो आप लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट करा था उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा था, ये कैथोड लिया, यहाँ बैटरी लगाई, की लगाई, एमीटर लगाया, इधर लगाया अपना एनोड, और कैथोड पे हमने लाइट फॉल कराई थी, कैथोड पे हमने लाइट फॉल कराई थी, ये इस पे लाइट फॉल हो रही है, ठीक है। फिर हमने इसमें करंट वर्सेस वोल्टेज चेक करा था, करंट वर्सेस वोल्टेज से ग्राफ क्या आता है। हमने देखा था जब बैटरी को रिवर्स कर दो, जब बैटरी को रिवर्स कर दो तो ग्राफ क्या होता था, तो मैं पूरा ही बना देता हूं यहाँ पर। अंदर जो फोटो करंट आता है उसका अप्लाइड पोटेंशियल के साथ जो ग्राफ था, इट वाज लाइक दिस, इट वाज लाइक दिस। देयर वाज अ नेगेटिव पोटेंशियल जिसको हमने नाम दिया था वी स्टॉप, जिस पर क्या हो रहा था, फोटो करंट बंद हो जा रहा था, फोटो करंट नहीं दिखता था, करंट 0 हो जाता था। ऐसा क्यों होता है? तो पहले पॉजिटिव में ऐसा क्यों होता है ये समझ लेते हैं, फिर नेगेटिव पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए 0 पोटेंशियल लगाया आपने, इस बैटरी का पोटेंशियल 0 लगाया, स्टिल जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे बाहर उनके पास कुछ एनर्जी है। आप बैटरी मत लगाओ, यहाँ पे 0 पोटेंशियल लगाओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हो तो कुछ एनर्जी से निकल रहे, सही बात है क्या? 0 से तो ज्यादा ही है सर, है ना भाई, 0 से ज्यादा एनर्जी से भी निकल रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जो उस डायरेक्शन में जाके यहाँ पहुंच जाए, एनोड तक पहुंच जाए, और एनोड तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो सर्किट में ऐसा हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिख सकता है, जिससे हमें उल्टा ऐसा करंट दिख सकता है। यस सर। इसलिए 0 पोटेंशियल में भी करंट आएगा, जब आप बैटरी ना लगाओ तब भी कुछ करंट आएगा। आ रहा समझ में? यस सर। जब बैटरी ना लगाओ तब भी करंट आएगा। फिर बैटरी लगाने से क्या होगा, जब बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को उधर खींचा होगा, अपनी तरफ पुल करा होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे वो जरूरी नहीं कि सब उधर जाने की टेंडेंसी रख रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी लगाकर उनको सबको एक डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दी उधर, तो इसलिए करंट बढ़ेगा। थोड़ा एक सफिशिएंट वोल्टेज लगा दिया अगर मैंने, तो क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो सबके सब वहां पहुंचने लगेंगे। यहां से पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने पर सेकंड यहां पहुंच गए, यस सर। है ना, पर सेकंड जितने निकले उतने ही पर सेकंड पहुंच गए। तो अब इससे ज्यादा कैसा करंट आ सकता है?
करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकले वो सब पहुंच गए, इससे ज्यादा तो करंट आ ही नहीं सकता। सही बात है क्या? ठीक है, यहाँ पे Yes, sir. लाइट के गिरने से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब 1 सेकंड में 10 निकले, तो यहाँ मैक्सिमम 10 ही पहुंच सकते हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही हो सकता है मैक्सिमम, तो इसलिए करंट की एक सैचुरेशन की लिमिट है। आ रहा है पॉइंट समझ में कि धीरे धीरे करंट एक लिमिट पे कांस्टेंट क्यों हो रहा है वहां पे? व्हाई फोटो करंट हैज अ सैचुरेशन करंट, व्हाई फोटो करंट इज बिकमिंग कांस्टेंट आफ्टर सम पोटेंशियल, फोटो करंट यहाँ कांस्टेंट हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूं इसे। सो लाइट फॉल होने से कैथोड से देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इमिटेड एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इमिट हो रहे हैं वही मैक्सिमम नंबर यहाँ पहुंच सकता है पर यूनिट टाइम। दैट्स व्हाई देयर इज अ लिमिट ऑन द सैचुरेशन करंट, देयर इज अ लिमिट ऑन द करंट एंड दैट लिमिट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाने से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे पहुंच रहे हैं वो बढ़ते हैं एंड एक बार सब इलेक्ट्रॉन पहुंच गए फिर करंट कांस्टेंट होता है, फिर नहीं बढ़ता। अब नेगेटिव डायरेक्शन में करने से क्या होता है? बैटरी उल्टा कर दी तो क्या होगा? तो बैटरी अपोजिट कर दी अगर मैंने तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करेगी, यहां से वहां पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट होंगे, उनकी स्पीड कम होती जाएगी, उनकी एनर्जी कम होती जाएगी। समझ में आ रही क्या बात है? धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, वी पोटेंशियल डिफरेंस से कोई चार्ज को चलाओ तो कितनी एनर्जी गेन करता है या कितनी एनर्जी लूज करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है आपने? So what is the energy gained or energy lost by a charge in moving through QV? ठीक है, तो बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गेन या लूज करेगा वो। Yes, sir. है ना। और अगर यहाँ जो मैक्सिमम एनर्जी थी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी एनर्जी तो वेरी कर रही थी, कुछ की जीरो कुछ की मैक्सिमम भी थी, तो मैक्सिमम एनर्जी भी यहाँ पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाए तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच पाएगा क्या? When the maximum energetic electron is not able to reach anode, तब तो कोई भी नहीं पहुंच पा रहा होगा। मैक्सिमम वाला यहाँ भी नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके पहले वाले भी पहुंच पाएंगे। सही है क्या? Yes, sir. सही है। है ना। So when we are increasing potential in negative direction, actually the electrons are retarding to reach anode. तो जिनके पास एनर्जी ज्यादा थी वो तो फिर भी पहुंच रहे हैं अभी भी, लेकिन जिनका कम थी वो पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए करंट कम हो रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे करंट कम होते जा रहा है। और एक पोटेंशियल ऐसा आ गया कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी अभी यहां पहुंच नहीं पा रहा है एनोड पे, दैट टाइम करंट खत्म हो गया। क्लियर हुआ क्या पॉइंट ये? चलो मेरे पास आंसर तो आ रहे हैं, यस। ठीक है, सो मेरे पास यही स्पेस है, यहाँ लिख देता हूं। सो हमने ये देखा कि वी स्टॉप पे क्या हो रहा है। एट वी स्टॉप even the maximum kinetic energy is being lost in motion from cathode to anode when battery's potential is reversed. बैटरी पोटेंशियल रिवर्स करा तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाने में रिटार्ड हो रहे थे एंड मैक्सिमम एनर्जी भी पूरी खत्म हो गई, वो इलेक्ट्रॉन भी यहां से आने पहुंच पा रहा है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम थी, हेंस कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए करंट जीरो हो गया। दिस इज व्हाई करंट इज बिकमिंग जीरो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ ये वी स्टॉप क्या होना चाहिए? इस वी स्टॉप से अगर इलेक्ट्रॉन चले तो उसकी एनर्जी, भाई यहां पोटेंशियल डिफरेंस वी स्टॉप का लगाया है तो उसकी एनर्जी इतनी लॉस होगी। अभी आपने बताया था Q इंटू वी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है इंटू वी कर दिया मैं, Q इंटू वी, इतना एनर्जी लॉस हुई। सही है क्या? Yes, sir. है ना। और जब करंट खत्म हुआ तो पूरी एनर्जी जो मैक्सिमम एनर्जी वो भी लॉस हो गई। सो एट Yes, sir. स्टॉप EV स्टॉप इक्वल टू K मैक्स हो जाना चाहिए। Yes, sir. सही है। है ना। K मैक्स की इक्वेशन क्या थी? ये लिखिए H माइनस 5। तो यहां से वी स्टॉप की इक्वेशन क्या आएगी? वो E से उधर डिवाइड कर दो तो वी स्टॉप की इक्वेशन मिल जाएगी मुझे। वी स्टॉप विल बिकम H by E into nu minus 5 by E।
h by e into nu minus phi by e। जो आखिरी इक्वेशन बनाई मैंने वी स्टॉप की, h by nu h by e into nu minus phi by e। अगर इसकी ग्राफ बनाया जाए, वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया जाए, तो इक्वेशन क्या बता रही, कैसा ग्राफ आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन? बिल्कुल सही। कैसा स्ट्रेट लाइन? बिल्कुल सही कहा आपने, एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, और ये बिल्कुल वैसी स्ट्रेट लाइन आएगी जैसा हमने ग्राफ देखा था पिछली क्लास में। अगर हम वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी इसका ग्राफ बनाया जाए तो इक्वेशन दिख रही स्ट्रेट लाइन की, तो ग्राफ विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ कब तक बनाएंगे भाई? फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड से बड़ी होगी तभी बनाएंगे, उससे छोटी फ्रीक्वेंसी पे नहीं बढ़ाएंगे। उसका स्लोप कितना होगा? h by c, h by e। यस, वेरी गुड। tan थीटा आ जाएगा h by e, h by e, tan थीटा आ जाएगा h by e, e लिखा था। यस, सो हमें समझ में आ गया कि वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करा था, और उसका स्लोप मिल गया, और यही स्लोप मैच कर रहा था प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से। हमने जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा था वैसा ही स्लोप यहाँ भी आ गया। हेंस आइंस्टाइन की थ्योरी ने पूरा सब अच्छे से समझा दिया। जो भी ऑब्जर्वेशन थे हमारे, वो सब आइंस्टाइन की थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। आइंस्टाइन को इसलिए नोबेल मिला था। समझ आ रही बात आपको? यस सर। है ना? अब अलग अलग मेटल के लिए अगर बनाया जाए यही ग्राफ, अलग अलग मेटल के लिए यही ग्राफ बनाया जाए, तो किसी और मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग हो जाएगा। वर्क फंक्शन अलग होगा तो उसका जो इंटरसेप्ट है इस इक्वेशन का, इंटरसेप्ट ऑन द वी एक्सिस, वो बदलेगा। तो इंटरसेप्ट बदलने के लिए ग्राफ की स्लोप वही रहेगा, बस इंटरसेप्ट बदलेगा, तो आपने पैरेलली इसे शिफ्ट कर देना। किसी दूसरे मेटल के लिए इसका इंटरसेप्ट बदलने के लिए स्लोप वही रखते हुए शिफ्ट करोगे, तो आपने पैरेलल शिफ्ट कर देना, है ना? तो वो भी आप ग्राफ बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए कैसा होना चाहिए। अलग अलग मेटल के लिए वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर बनाया जाए, वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो दोस ग्राफ विल हैव सेम स्लोप, सबके सेम स्लोप है, बट सबकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है। ऐसा क्यों? मेटल अलग अलग है। दिस इज मेटल 1, दिस इज 2, दिस इज 3। भाई अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग होगा, वर्क फंक्शन फाई अलग हुआ, तो उनका जो ये जो इंटरसेप्ट आना चाहिए वो अलग आएगा, इसलिए ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। चलिए, तो क्या पूरी चीज सब क्लियर हो रही है? हमको समझ में आ रहा है कि जो भी हमारी जो भी एक्सप्लेन थ्योरी थी, वो जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस करे थे पूरे एक्सप्लेन हो रहे आइंस्टाइन की थ्योरी से। All the observations are now explained by Einstein theory. Yes sir. चलिए, वेरी गुड। ओके, चलिए एक बार देख लीजिए आप सारी चीजें, कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत दे रहा है, कोई भी पॉइंट एक बार नोट कर लो अच्छे से। किसी भी पॉइंट में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बताओ, अदरवाइज फिर ये सब हटा देते हैं अपन। क्लियर? प्रवीण को तो क्लियर है, वेरी गुड प्रवीण। चलो फिर एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता देता हूं। देखिए, हमारा जो ग्राफ था ये करंट वर्सेस पोटेंशियल का, पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं बैटरी का, तो करंट एक लिमिट पे आके कांस्टेंट होता है। दैट कांस्टेंट करंट, उसे हम सैचुरेशन फोटो करंट कहते हैं। सैचुरेशन फोटो करंट कहते हैं। आई नॉट बोल दिया मैंने उसे, दैट इज सैचुरेशन फोटो करंट। व्हाट दिस करंट रिप्रेजेंट? ये करंट ये बताता है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे थे वो सब यहां पहुंच रहे, जितने इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे हैं वो सब यहां पहुंच रहे। दिस सैचुरेशन फोटो करंट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे पर सेकेंड, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड, इमिटेड पर सेकेंड,
can be reduced using this saturated photocurrent. How? Current is charge flowing per unit time. कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन. I नॉट करंट है तो उसे मैं लिख सकता हूं चार्ज बाय टाइम. और चार्ज को क्या लिख सकता हूं मैं? Q को क्या लिख सकता हूं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बोलूं कुछ x बोल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं x कहूं तो x इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, x इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिख रहा है वो? यस सर दिख रहा है. ठीक है. तो x बाय टी, x क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, t क्या है? टाइम. ये हो गया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम. तो I नॉट बाय E ये हो गया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड और इमिटेड पर यूनिट टाइम. कितने फोटो इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में निकल रहे, वो नंबर आ गया मेरे पास. अब इंटेंसिटी की शायद डेफिनेशन याद हो तुमको, तो इंटेंसिटी को मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूं और एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दूं. एक फोटोन की एनर्जी h2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाता है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम. कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकले डिवाइडेड बाय कितने फोटोन गिरे. कुछ लाइट गिरी तो फोटोन गिरे, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले. जितने फोटोन गिरते उतने ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, कम निकलते. इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है. इनका जो रेशियो होता है उसको कुछ नाम दे दिया गया है. दैट इज कॉल्ड क्वांटम एफिशिएंसी. दैट इज कॉल्ड क्वांटम एफिशिएंसी. उसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ईटा को हम बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी. क्वांटम एफिशिएंसी. क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन. कितने इलेक्ट्रॉन निकले डिवाइड बाय कितने फोटोन फॉल हुए. तो वो मैं यहां नीचे लिख देता हूं. ईटा इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाय नंबर ऑफ फोटोन. सो ऊपर दोनों चीज लिखिए आपके पास. दिस इज नंबर ऑफ फोटोन, दिस इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. यू कैन डिवाइड देम टू गेट क्वांटम एफिशिएंसी. अब वो डिवाइड करके आप लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं. क्या आप लिख सकते हो इतना? क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो लिखना है. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये लिखा और नंबर ऑफ फोटोन ये लिखा. इनको डिवाइड करके क्या आएगा वो लिख देना. ईटा इक्वल टू क्या आएगा लिख देना. लिख लोगे? यस सर. जिस क्वांटम एफिशिएंसी का टर्म है ना, ये आता है 5%, 10%, ऐसा कुछ टर्म आता है. 10% तो बहुत ज्यादा हो गया. 5%, 2-3% ऐसा कुछ रहता है. मतलब जितने फोटोन गिरते हैं 2-3% टाइप ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते. बहुत सारे रीजन से. भाई सारे फोटोन टकराकर अब्सॉर्ब करे इलेक्ट्रॉन जरूरी भी नहीं है, और अब्सॉर्ब करे तो उसके बाद फिर वो बाहर निकले भी जरूरी नहीं है, है ना. तो इसलिए क्वांटम एफिशिएंसी बहुत कम आती है. चलिए, तो ये अपनी पूरी थ्योरी हो चुकी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. रेडिएशन प्रेशर बचा है अपना, और इस पर क्वेश्चन करना. सर आई नॉट आई ए, सर आई नॉट आई ए बाय आई नॉट सैचुरेशन. हाँ वो आप कर लेना, आप बना के लिख लेना आप क्या आएगा. ठीक है. चलिए, तो ये मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी बता दी है. क्वेश्चंस नहीं हुए अभी अपने, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे. देन Yes, sir. रेडिएशन प्रेशर क्या होता है वो नहीं पढ़ा अपन ने. रेडिएशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट एक बचा हुआ है अपना, वो कंप्लीट करेंगे अपन. तो इतनी चीजें इसमें बची है. बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम चीजें अपनी थ्योरी वाइज कवर है. तो अब आप स्कूल लेवल की जो भी बुक हो आपके पास, एनसीईआरटी हो, प्रदीप दिनेश, जो भी बुक हो आपके पास, आप उसे रीड करिए इसे अच्छे से. देन कुछ भी थ्योरी में डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पहले वो क्लियर कराइए, है ना. वो क्लियर करके फिर अपन आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे. ओके. यस सर. ओके बच्चों. एंड इसका बिगिनर बॉक्स 1 दिया है मॉड्यूल में. आप मॉड्यूल मिल गया होगा इसका, कि नहीं मिला हो तो भेजूं. नहीं मिला. EP5 है इसका, EP5 तो मैं सेंड कर दूंगा यस आपको, सर. है ना. मैं सेंड कर दूंगा. EP5 अगर नहीं मिला तो मैं सेंड कर दूंगा.